अरे बड़ी बहू, यह अचानक कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? बिस्किट नमकीन किस लिए पैक कर रही हो? सास सविता जी मुंह बनाते हुए बोली। बहू, यह सब क्या चल रहा है? माँ जी, मैं अपने ममेरे भाई की शादी में वृंदावन जा रही हूँ, इसलिए बच्चों के खाने पीने का सामान पैक कर रही हूँ। अरे, तुमने हमें बताना ठीक नहीं समझा। हाँ, मैं बताने वाली थी, सोचा थोड़ी तैयारी कर लूं। वाह जी, सारा सामान बांध लोगी और फिर बताओगी कि मैं जा रही हूँ। ऐसा नहीं चलता बहुओं का। हम भी कभी कहीं नहीं गए, घर परिवार को छोड़कर। तुम्हें तो ना जाने क्यों घूमने फिरने की पड़ी रहती है। माँ जी, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। अभी माँ का फोन आया था, तो सोचा लगे हाथ सामान पैक कर लूं। शाम को मेरा भाई आकर मुझे लेकर जाएगा। और एक बात और, आप अपने जमाने में कहीं घूमने नहीं गई, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी घर की बहू भी कहीं नहीं जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपकी छोटी बहू घर से नहीं निकलती हो। वह भी अभी छुट्टियों में नैनीताल घूम कर आई है, वह भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, ऊपर से तारीफों के पुल बांधे। तब छोटी बहू से यह नहीं कहा कि तू भी कहीं नहीं जाएगी। और श्रुति दीदी, यह भी तो अभी दुबई घूमने गई थी, इन्हें भी आपने क्यों नहीं कहा? बेटी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, तू भी कहीं नहीं जाएगी। तब तो आप अपनी बेटी को देखकर फूल ही नहीं समा रही थी। मेरी बेटी के जलवे विदेश में घूमने गए हैं, हमारे पुरखे भी नहीं गए कभी। बड़ी भाग्यवान है, बड़ा अच्छा पति मिला है। भगवान करे ऐसे ही खुश रहे। फिर मेरे साथ ही ऐसा दोगलापन क्यों? सारी नफरत बड़ी बहू से ही क्यों? और नियम धर्म का ठिकाना सिर्फ मेरे सिर पर ही क्यों फोड़ा जाता है? यह बोलते हुए कविता अपने कमरे की तरफ चली गई। सासू माँ को सच्चाई सुनकर कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वे चुपचाप खड़ी उसे जाता देखती रह गई। कविता, यह कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? अभी तो घर में दीदी भी आई हुई हैं। तुम ये कपड़े सामान क्यों पैक कर रही हो? राहुल ऑफिस से लौटकर बोला। उसे समझ आ गया था कि सास ने अपने लाडले बेटे के कान पहले ही भर दिए हैं। कविता बोली, जी मैं वृंदावन जा रही हूँ, मेरे मामा के बेटे की शादी है। अगर माँ और दीदी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उनको बता दिया है। लेकिन तुमने पहले मुझे बताना ठीक नहीं समझा। 4 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, दीदी ने कहा है यही बनाएंगे, तो तुम कैसे जा सकती हो? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। कविता ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आपको बताकर क्या करना था? आपने कब मेरी परवाह करी? पिछले 11 साल से आपसे उम्मीद लगाकर बैठी हूँ, आपने मेरी कौन सी उम्मीद पूरी की? हाँ, पर आपने हमेशा मेरी हर उम्मीद पर पानी जरूर फेरा है, इसलिए आपसे इस बार भी उम्मीद करना बेकार है। और ऐसी न जाने कितनी सालगिरह निकल गई, आपने एक बार भी मेरे मन की न जानी। बस अपने घर वालों के साथ घर में खाना पका कर लिया, जिसमें मैं रसोई में पूरा समय खड़े रहकर पसीने में लथपथ सबके लिए व्यंजन पकाती रही, हुक्म बजाती रही। कई बार मेरा मन हुआ कहीं अकेले बस हम दोनों यूं ही घूमने जाए, कैंडल लाइट डिनर करे, वह भी ना हो सके तो चौपाटी पर बैठ लें, मगर नहीं, बस हम। बहुत हुआ मुझसे, अब यह सब नहीं होता। सहन करने की भी सीमा होती है, जो अब खत्म हो चुकी है। ऐसा कीजिए, इस बार आप अपनी माँ और बहन के साथ ही मना लीजिए। आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है। मौका लगा तो मैं बच्चों के साथ अपने मायके चली जाऊंगी। और भाई ने कहा है वे अपने खर्चे पर मुझे आगरा और ताजमहल घुमाने ले जाएंगे। आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। राहुल कविता की बात सुनकर थमसा कुर्सी पर बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गाय से शांत पत्नी आज यूं शेरनी बनकर धाड़ेगी। कविता के ऐसे दो टूक जवाब की उम्मीद उसे कभी नहीं थी, मगर कहीं ना कहीं गलती तो उसकी ही थी। 10 साल पहले जब कविता और राहुल की शादी हुई थी, तब राहुल ने सिर्फ एक बात कही थी, तुम्हें मेरे घर वालों को खुश करना है, उनका पूरा ध्यान रखना है। मेरी माँ अकेली है, उन्हें तुम्हारी किसी बात से चोट ना पहुंचे। अपने पति की बात सुनकर कविता ने हामी भर दी थी, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी खुशी, ध्यान और आत्मसम्मान पर कोई ध्यान नहीं देगा। धीरे धीरे हर बार उसकी उम्मीदें धूमिल होती चली गईं। सास सविता जी ने भी उसे कभी घर के सदस्य का दर्जा नहीं दिया, हमेशा उसे भार वाली समझकर बुरा व्यवहार किया, जिसे देखकर ननद और देवर भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने लगे। कविता ने अपने साथ होते गलत व्यवहार को तो सहन कर लिया, मगर जब बच्चों में भेदभाव होने लगा तो उसने अपने लिए खड़ा होना शुरू किया। तब से वह बंसी की बहू बन गई और कोई उसे अपनी मनमर्जी का काम नहीं करवा पाता था। कविता को जो सही लगता वही करती, वरना ना कह देती। कोई मुंह पर तो कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे बातें बनाने का सिलसिला चलता रहता। सास सविता जी ने शुरू से ही बेटे बहू पर अपना सिकंजा कसकर रखा।
कभी रीति रिवाज तो कभी परंपराओं के नाम पर उसे मूर्ख बनाती रही। जब वे हनीमून पर जाने वाले थे तो खुद की तबीयत का बहाना बनाकर उन्हें रोक लिया। उसके बाद ननद श्रुति की शादी के नाम पर रोका, तो कभी खर्चों के नाम पर। इस तरह उनके 10 साल खराब होते चले गए। उसके बाद भी वे किसी न किसी बहाने से उन्हें शहर से बाहर नहीं जाने देती थी। शहर से बाहर तो दूर की बात, शहर में भी उसका घूमना दूभर कर दिया गया था। कविता बहुत मुश्किल से साल में एक बार अपने मायके जाती थी। उसमें भी अगर ननद घर आ जाए तो 10 दिन के अंदर ही उसे वापस बुला लिया जाता था और फिर झोंक दिया जाता था चूल्हा चौके में। इस बात पर राहुल ने हमेशा अपनी माँ का समर्थन किया। वह एक आज्ञाकारी पुत्र था, अपनी माँ की अवहेलना कैसे कर सकता था। तो माँ जैसा कहती वैसा ही करता रहता और कविता की उम्मीदों पर पानी फिरता रहता। मायके की शादियों में जाना भी बड़ी मुश्किल से होता था। उसमें भी अगर ससुराल की कोई शादी निकल आए तो वे उसे भेजते ही नहीं थे। कहते घर की शादी में बहुत काम है। इतने सालों में कविता ने जिंदगी में एक सबक सीख लिया था, जितनी कम उम्मीद वह लोगों से रखेगी उतनी ही ज्यादा खुश रह पाएगी। इसलिए अब उसने घुटने की बजाय अपने लिए फैसले लेने शुरू किए और इसी फैसले के तहत वह आज घूमने फिरने निकल पड़ी अकेली। कविता के ममेरे भाई संदीप की शादी घर से ही हो रही थी, इसलिए फंक्शन बड़े अच्छे से निभाए जा रहे थे। गणेश पूजन, तेल, हल्दी, मेहंदी, हर प्रोग्राम के बीच में उसे काफी समय मिलता, तो वह अपने किसी भी कजिन को लेकर कभी प्रेम मंदिर, कभी बांके बिहारी मंदिर, गीता मंदिर, निधिवन घूमने निकल जाती। वहीं तरह तरह के फोटो खिंचवाती। उन फोटो को बेटी पीहू ने अपने पापा के फोन पर भेज दिए, जिसे देखकर राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कविता एक खूबसूरत परिधान में, हल्का मेकअप, कानों में झुमके, खुले बाल उसकी सुंदरता पर चांद चांद लगा रहे थे और चेहरे की खुशी तो देखते बन रही थी। राहुल सोचने लगा, कितनी बंदिशों में जी रही थी मेरी पत्नी। यहाँ तो उसे हमेशा साड़ी और सिर ढके रहना होता है, कभी खुलकर अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहनी बेचारी ने। 3 दिन निकल गए। उसने अपने भाई अमित से कहा, चलो आज आगरा चलते हैं, फिर वापस मुझे ससुराल भी जाना है। भाई बोला, हाँ दीदी चलते हैं ना, तुम जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। और सुनो, तुम्हारे कमरे में एक ड्रेस रखी है, वही पहनना, तुम्हारी भाभी खास तुम्हारे लिए लाई है। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह पर हम सबकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। भैया, आपने कितना कुछ तो किया है मेरे लिए, अब ये कपड़े गहने क्यों? अरे मेरी बहन के लिए मेरी जान भी हाजिर है, कभी दोबारा ऐसा मत कहना। चल पगली, रुलाएगी क्या? अब जाकर फटाफट तैयार हो जा। दोनों भाई बहन मुस्कुरा दिए। थोड़ी ही देर में कविता तैयार होकर हॉल में पहुंची तो देखा वहां टेबल पर एक सुंदर सा हार्ट शेप केक रखा है। हॉल पहले से ही फूलों से सजा हुआ था, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आया। इतने में सारे घर वाले जोर से बोले, हैप्पी एनिवर्सरी। उनके पीछे से राहुल बाहर निकला, जिसे देख कविता हैरान रह गई। आप यहाँ कैसे? आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मुझे तुम्हारे पास ही होना चाहिए ना। चलो भाई, अब जल्दी से केक काट दो। सभी ने मिलकर केक काटा। थोड़ी देर बाद राहुल बोला, चलो आज का पूरा दिन हमारी रानी साहिबा के नाम, मगर मैं तो भैया के साथ ताजमहल देखने जा रही हूँ। ऐसा भी जुल्म मत करो मुझ पर। माना हम शाहजहां ना सही, पर तुम तो हमारी मुमताज हो। अपने साथ चलने की हमें इजाजत दे दो। कहते हुए वह घुटनों पर बैठ गया और एक सुंदर सी अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। ऐसा प्रेम देखकर सारा हॉल तौलिए से और सीटी की आवाज से गूंज उठा। कविता किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। अब दोनों ताजमहल के सामने पहुंचे। कविता की मनचाही मुराद पूरी हो गई थी। उसी समय राहुल ने उसका हाथ थामकर कहा, कविता, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? कविता ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोली, आज जो हो गया है वह बदला नहीं जा सकता, मगर उसे ठीक जरूर किया जा सकता है। कहते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया। तभी एक फोटोग्राफर उनसे बोला, सर एक फोटो खिंचवा ले। राहुल बोला, हाँ हाँ जरूर, और हर बार अलग अलग एंगल से खींचना। हमारी रानी साहिबा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक फोटो में कविता लाल जोड़ा पहने, मेहंदी वाले हाथों से अपने जीवन साथी का हाथ थामे, मोहब्बत की निशानी ताजमहल के सामने खिलखिलाती खड़ी थी, क्योंकि आज उसे उम्मीदों से बढ़कर खुशियां जो मिली थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।